को स्टार्ट करना है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म्स का बेसिक, ठीक है। बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे स्टेप्स लेकर चलेंगे और टॉपिक्स का सीक्वेंस क्या होगा वो जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम सीखेंगे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हमारा होता है दो तरह का, कौन कौन सा, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक, दो तरह का बॉन्ड का क्लीवेज होता है, दो तरह के बॉन्ड टूटते हैं, हेटेरोलिटिक ब्रेकडाउन, ठीक है। दो तरीके से बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है। अब ये जो बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, इस बॉन्ड के ब्रेकडाउन होने से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो प्रोड्यूस होंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अगेन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दे आर ऑफ मेनी टाइप्स, थ्री मेन टाइप्स दे आर। तो एक हमारा होता है रेडिकल्स, जिनको हम फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं, एक होता है कार्बोकैटायन और एक होता है कार्बन आयन। There are three types of reaction intermediates. We will study one by one कि ये कैसे बनते हैं, their formation, their stability, their types, and their structure. These four main elements we will study about them. Okay. After that, reaction intermediate खत्म होने के बाद इनको जब इनकी stabilities को, इनकी reactivities को हम पढ़ रहे हैं, तो for that we require some tools, ठीक है। तो and वो tools हमारे क्या हैं? That those are इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, वो है हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे, हालांकि इसके बाद कर रहे हैं, और मतलब कि हम स्टेबिलिटीज तो पढ़ेंगे ही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स का यूज करके। वी विल यूज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटीज ऑफ देम, बट सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजें हम इनका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यूज करके और एक्सप्लेन करते हैं। And that is electron displacement effect में क्या क्या आएगा? Electron displacement effect में आ जाएगा हमारा inductive effect, inductive, electromagnetic, resonance and hyperconjugation. Yeah. And we will study about their applications also. सभी के इनके applications. So this is how we are going to move further. तो इसको एक बार एक मैपिंग टाइप कर लो, लिख लो नोटबुक में, then we will start one by one, एक तरह से शुरू करते हुए चलते हैं, okay? Just draw this. तो इसके बाद फिर हेडिंग डाल देंगे, फर्स्ट हेडिंग, that is breakdown of bonds या cleavage of bonds भी बोलते हैं इसको हम। तो देखिए, तो भी लिखना कोई नहीं, पहले समझो बस, देन इसको फिर लिखेंगे। That is breaking of bonds, okay? तो bonds कैसे break होते हैं और bonds के break होने से कैसे हमारे reaction intermediate बनते हैं, that we will study. तो breaking of bonds हमारा क्या होगा? It is of two types, right? One is homolytic cleavage या homolytic breakdown, and another is heterolytic breakdown. पहले समझते हैं ये क्या होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होता है, फिर होमोलिटिक किस कंडीशन में होगा, हेटेरोलिटिक किस कंडीशन में होगा, ठीक है, फेवरिंग कंडीशंस एंड ऑल दैट वी विल सी। होमोलिटिक में क्या होता है कि हमारे पास ये दो कोई एटम है बॉन्डेड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जिसका था वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, लाइक दिस। This is shown by a half-headed fish को कैरो बोलते हैं इसको, तो this is shown by this। तो ये क्या बनेगा? ये बना हमारे पास A radical plus में B radical। So these are the things which have been formed over here are known as free radicals। इनको क्या बोलते हैं? They are known as free radicals। Understood?
और बात करें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के अंदर, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, यहाँ पर ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच था, कोवेलेंट बॉन्ड से दो एटम अटैच थे, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारा एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल टेक अवे द कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा पूरा पेयर ले जाएगा, तो ए के पास कुछ भी नहीं बचा, तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन गया है, और बी के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड? तो ये एक कैटायनिक स्पीशीज बन गई, कैटायनिक स्पीशीज बन गई, और ये एक एनायनिक स्पीशीज बन गई। ठीक है, ये कैटायनिक स्पीशीज बन गई और एक एनायनिक स्पीशीज बन गई। नाउ if this cationic species has positive charge on carbon, भाई cationic species में अगर पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम पर है, then this cationic species is known as carbocation. And if this anionic species, if this has negative charge on carbon atom, अगर इसका जो negative charge है वो कार्बन एटम पर है, negative charge on carbon atom, then it is known as carbanion. बात समझ आएगी नहीं? Clear everyone? तो इस तरह से हमारे पास क्या क्या बन गया है, एक तो बने फ्री रेडिकल्स, एक बना कार्बोकेटायन और एक बना कार्बन। So there are three types of reaction intermediate formed over here. Okay? इसको पहले लिखो, फिर डिफरेंसेस करते हैं। देखो जरा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो ये तो मैंने लिख ही लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की, दैट व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस। तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, दैट द मीडियम इन व्हिच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, favorable condition for the reaction is, for the breakdown is, favorable condition is the presence of non-polar medium, presence of non-polar medium। अगर non-polar medium होगा तो वो homolytic cleavage को, homolytic breakdown को फेवर करता है। कैसे? Example, if the reaction takes place in presence of CCl4, if the reaction takes place in presence of ड्राई ईथर, पोलर होता है, हालांकि ये इतना ज्यादा पोलर नहीं होता है, ड्राई ईथर, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसके अंदर इस तरह का रिएक्शन जो है फेवर हो जाए, दे फेवर है, राइट। अगर हम बात करते हैं इसकी, इन केस ऑफ दिस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज इज, इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, इसके अंदर हमारी फेवरेबल कंडीशन होती है अगर रिएक्शन कैरी आउट हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ अ पोलर मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ अ पोलर मीडियम। ओके, पोलर मीडियम कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ H2O this reaction can take place in presence of HCl, HBr, in presence of other polar आ जाएंगे, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, ये पोलर सॉल्यूशन है, जैसे हमारा AlCl3 हो गया, ऐसा मतलब पोलर चीजें रिक्वायर्ड होगी। ओके, in presence of non-polar medium this will be preferred, in presence of polar medium this will be preferred। Understood? इसको नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक तो बात हुई कि इसके मीडियम, दूसरा फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलिटिक क्लीवेज ये है कि A and B should have comparable electronegativities, comparable or better if they are equal, comparable or equal electronegativities। तो अगर comparable या equal electronegativities होंगी, then this will favor this condition। इसके अंदर favorable condition क्या होगी, that the electronegativities of bonded atom are different, electronegativities of bonded atoms are
डिफरेंट। तो जो बॉन्डेड एटम्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी डिफरेंट है इन दिस केस। ओके, तो नेक्स्ट इज हमारा कैटलिस्ट कौन कौन से इसको फेवर करते हैं तो देखते हैं जरा। तो बोलेंगे दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय, reaction या process better we say, this process is catalyzed by the presence of। अब देखो एक बात यहाँ पर समझना ध्यान से, जब मैं कह रहा हूँ कि reactions are catalyzed by the presence of, तो इसमें बहुत सारे reagent possible हो सकते हैं, but we are particularly talking for those catalysts जो कि हमको 11th या 12th में हमारी केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम। ओके, हम सिर्फ उनको देख रहे हैं जो कि हमारे 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हमको ये कॉमनली ये वाले कैटलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट देम ओनली, अंडरस्टूड। तो ये मत बोला सर होता तो वो भी लिख पाया नहीं, होते तो बहुत सारे हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट those catalysts which we will see in our 11th or 12th chemistry, understood? So require the presence of light, जिसको उनको मतलब देखिए एरो लिखते हैं ना, एरो के ऊपर क्या क्या लिखा मिल सकता है, यू कैन फाइंड इट एज h nu uv, ठीक है, और सिंपली लाइट ये लिखा हो सकता है। इसके अलावा हीट ऑल्सो, सिंपली हीट लिख देंगे एरो के ऊपर, तो वहां पर भी समझ जाना कि कौन सा ब्रेकडाउन हो रहा है, होमोलिटिक ब्रेकडाउन हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल्स, इट ऑल्सो कॉजेस प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल्स, जैसे कि वोल्ट्स रिएक्शन के अंदर होता है हमारा, देखेंगे क्या होती है वोल्ट्स रिएक्शन के अंदर प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल होमोलिटिक क्लीवेज को फेवर करता है, राइट। और परऑक्साइड यू हैव परऑक्साइड, जैसे कि हमारा H2O2 हो सकता है, बेंजोइल परऑक्साइड एक होता है C6H5 CO2O2, दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड, दिस कैन बी देयर। बात करें इसकी in case of this, तो यहाँ पर process is catalyzed by the presence of a Lewis acid। एक Lewis acid जो होता है इस रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा फेवर करता है, हालांकि बाकी एसिड भी करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम उसमें, लेकिन Lewis acid का रोल कुछ ज्यादा है, ठीक है। ल्यूइस एसिड भी करता है एंड अदर एसिड्स आल्सो, अदर एसिड बेस आल्सो, ठीक है, बट ज्यादा रोल ल्यूइस एसिड का है। कैसे होता है जरा एक में करके दिखाता हूँ। तो मान लो ये हमारे पास AlCl3 था, इट इज अ ल्यूइस एसिड, राइट, इट इज अ ल्यूइस एसिड। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर हमारे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, वैसे तो इसके अंदर क्लीवेज होना चाहिए, जो Cl2 है इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो ये वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में इसका भी हिट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो देयर इज नॉट अ सिंगल डिटरमाइनिंग फैक्टर, पे ऐसा नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर तो हमेशा होमोलिटिक होगा। इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड इट कैन कॉज हिट्रोलिटिक क्लीवेज आल्सो। सिमिलरली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अगर हैं तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हिट्रोलिटिक होगा, उसके अंदर होमोलिटिक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट होता है। नॉन पोलर मीडियम के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से HBr है, तो HBr जो है वो हमको क्या बोलते हैं होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज दोनों टाइप ऑफ क्लीवेज वो प्रोवाइड करा देता है, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर, इट इज अ फैक्टर बट इट इज नॉट द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। मीडियम से बहुत फर्क पड़ता है, कैटलिस्ट से बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे हमारे पास ये Cl2 मॉलिक्यूल था, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो होना तो इसका होमोलिटिक चाहिए था क्लीवेज, लेकिन इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड। अगर ये ल्यूइस एसिड नहीं होगा देन फिर इट विल अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज, अंडरस्टूड। तो कैसे होता है जरा प्रोसेस समझते हैं। AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने Cl से शेयर करी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा,
तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर इसको दिख रहा है, इट विल एक्सेप्ट दिस, और अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये Al था, यहाँ पर ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये बॉन्ड अटैच हो गया ये Cl के साथ, बट अब इस Cl पे पॉजिटिव आ जाएगा एंड यहाँ पर ये हो गया, अंडरस्टूड। नाउ अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज Cl जो हमारा यहाँ पर बन गया है, इस पॉजिटिवली चार्ज Cl के ऊपर बहुत पहले तो एक तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन की भूख और बढ़ गई और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ से ये इस वाले Cl के इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेता है, और इस वाले Cl के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा AlCl4 नेगेटिव और साथ में रिलीज करेगा Cl पॉजिटिव। तो हियर वी कैन सी के इसका Cl2 का हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो गया। सिमिलरली अगर हम FeBr3 लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Br2, इफ वी टेक CH3Cl लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रा Cl, Cl3 वी टेक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म इसी बेसिस पर आते हैं कि लेविस एसिड जो है, लेविस एसिड फेवर्स द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। प्रोसेस समझ आ रहा है कैसे हुआ? इज इट क्लियर? इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। तो इस तरह से हमने देखा कि दो हमारे ब्रेकडाउन होते थे। अब ये ब्रेकडाउन होने से प्रोड्यूस हुए हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो हेडिंग डालेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसमें वन बाय वन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेड डाल दो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमारा फर्स्ट आएगा फ्री रेडिकल्स, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में फर्स्ट आएगा हमारा फ्री रेडिकल्स। तो व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? तो फ्री रेडिकल हमारे क्या होते हैं, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज हैविंग at least one single unpaired electron present on them। तो इनके अंदर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये तीन इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स आर formed by homolytic cleavage, they are highly reactive and also short lived। इनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है, बनते हैं और तुरंत ही बहुत हाईली रिएक्टिव है तो फटाफट रिएक्शन कर देंगे। एंड दे हैव at least one single unpaired electron। एटलीस्ट वन सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। तो ये तो हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, अंडरस्टूड। अब बात आती है फ्री रेडिकल्स में। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, फिर हमको फ्री रेडिकल्स में क्या क्या पढ़ना है। फ्री रेडिकल्स में हमको पढ़ना है फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन के, फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं। आप लोग बोलोगे सर अभी तो बताया कि होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं, बट होमोलिटिक क्लीवेज जो है वो कई कई तरीकों से हो सकता है। हमको कहाँ पर, हमको पूरे 11th 12th की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में कहाँ पर देखने मिलेगा रेडिकल का फॉर्मेशन, दैट वी विल सी। तो रेडिकल का फॉर्मेशन पढ़ना है, रेडिकल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, रेडिकल का स्टेबिलिटी पढ़नी है एंड इनकी रिएक्टिविटी। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो इसको पहले लिख लो, देन फिर फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स डाल देंगे हेडिंग, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स में क्या क्या आएगा देखते हैं जरा। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स में पहला है फ्री रेडिकल्स, पहला
direct action of light और heat. लाइट या हीट के डायरेक्ट एक्शन से कैसे? इफ यू हैव अ हेलोजन मॉलिक्यूल लाइक Cl2 या फिर Br2, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट मतलब H nu UV हीट व्हाटएवर द थिंग्स आर, ये ब्रेक हो जाते हैं हमारे 2Cl रेडिकल्स या फिर 2Br रेडिकल्स। समझ आई बात? तो सिंपली Cl बॉन्ड जो था, दिस Cl बॉन्ड या दिस Br बॉन्ड, इनका हो गया होमोलिटिक क्लीवेज लाइक दिस, एंड ये हमारे रेडिकल्स बन जाएंगे। ओके, तो इसको सेकेंड जो है प्रिपरेशन, सेकेंड जो फॉर्मेशन है रेडिकल्स का, दैट इज बाय एक्शन ऑफ अ रेडिकल, एक्शन ऑफ अ रेडिकल ऑन अदर कंपाउंड्स। एक रेडिकल का दूसरे कंपाउंड्स के ऊपर कुछ एक्शन होना, ये मतलब क्या है इसको समझो। तो दूसरे कंपाउंड्स पर रेडिकल एक्शन होना मतलब फर्स्ट हम देख सकते हैं इसमें एक्शन ऑन अ एल्कीन, ऑन अ एल्कीन। जैसे ये हमारे पास एक एल्कीन था, दिस एल्कीन वी हैड, मीथेन है ये, ठीक है। इस मीथेन के ऊपर एक Cl रेडिकल ने अटैक किया, तो ये Cl रेडिकल इस हाइड्रोजन को ले जाएगा बाय अंडरगोइंग होमोलिटिक क्लीवेज। यहाँ से इसको होमोलिटिक क्लीवेज करके ले गया, एंड फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, वी हैड दिस रेडिकल फॉर्म्ड ओवर हियर, एंड प्लस इसके अंदर हमारे पास HCl बन गया। तो दिस इज हाउ अ रेडिकल कैन बी फॉर्म्ड, कि अगर एक रेडिकल एक दूसरे हाइड्रोकार्बन के ऊपर अटैक करके उसका हाइड्रोजन ले जाता है, तो पीछे रेडिकल छोड़ के जाएगा। एक हमको ये एक मेथड देखने मिलेगा for the preparation of, for the formation of radicals. Next method what we have is third one क्या, इसी का मतलब सेकंड पार्ट, ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट। तो एक्शन ऑन एन एल्कीन, ऑन एन एल्कीन, ठीक है। तो एक्शन ऑन एन एल्कीन कैसे होगा? तो ऑन एन एल्कीन हमारे पास जैसे ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड इसके अंदर फिर हमारा Cl रेडिकल अटैक करता है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इफ दिस Cl रेडिकल विल गो ओवर हियर और यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो होमोलिटिक क्लीवेज किस तरह से होगा, जरा इसको समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ऐसा था, दिस बॉन्ड वी हैड, तो ये वाला Cl रेडिकल जब यहाँ पर अटैक करता है, तो ये वाले पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओवर हियर ताकि वो बॉन्ड बना सके Cl से, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर ओवर हियर टू फॉर्म अ रेडिकल। तो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH रेडिकल एंड दिस इज CH2 Cl। गॉट इट और नॉट? ये वाली बात समझ आई सबको कि नहीं? यस सर, आ गई सर। क्लियर है? ओके, तो इसको आफ्टर दैट कुछ और भी स्टेप होते हैं कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एक रेडिकल और अटैक करेगा, तो दो मेथड हो गए ना। थर्ड मेथड इज अटैक ऑफ अ रेडिकल ऑन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पर Cl2 था, तो यहाँ पर इसके अंदर भी यहाँ पर हमारे पास CH3 रेडिकल आ गया। तो व्हाट विल हैपन अगेन, यहाँ से इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा करके इस को ले जाएगा, एंड दिस विल बी CH3Cl प्लस Cl। यानी कि बेसिकली एक रेडिकल जो है वो दूसरे रेडिकल को जनरेट कर सकता है, एंड दिस स्टेप इज दिस होल प्रोसेस इज नोन एज प्रोपेगेशन प्रोसेस।
So there a radical is propagating itself in the further reaction. एक रेडिकल अपने आप को यूज करके और फर्दर रेडिकल्स को जनरेट कर रहा है. ओके, लेट्स डू इट. इसके बाद one more thing, action of an active metal. So point number 4, by the action of an active metal. तो एक एक्टिव मेटल की प्रेजेंस की वजह से, एक एक्टिव मेटल की रिएक्शन की वजह से भी रेडिकल जनरेट हो सकता है. कैसे? We had this one CH3 CH2 Cl. ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इनके अंदर, तो हेटरोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर अगर एक सोडियम मेटल आ गया तो व्हाट हैपेंस इज के यहाँ पर Cl और कार्बन के अंदर लड़ाई चल रही थी, क्योंकि दोनों ही काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है. तो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर सोडियम जो है वो क्लोरीन को बोलता है कि भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, चाहिए क्या? तो इसने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया. तो अब जब ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है तो क्लोरीन बोलेगा कार्बन को, भाई मुझे तेरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है. तो व्हाट हैपेंस इज कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेगा Cl, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसी के साथ छोड़ देगा. पहले Cl क्या कोशिश कर रहा था? पहले ये Cl पूरे पेयर को खींचने की कोशिश कर रहा था ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. राइट भाई, क्लोरीन पर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लोरीन पर यहाँ पर 3 लोन पेयर तो हैं. इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन के? 1 2 3 4 5 6 और 7. और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये खींचने की कोशिश कर रहा था ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. शेयरिंग कर रहा था वैसे तो, पर खींचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन आया तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 मिल गया सोडियम से, तो 8 पूरे हो गए. तो अब इसको कार्बन के इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं. तो यहाँ से ये बॉन्ड का हो जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज. और फाइनली क्या चीज बनेगी? CH3 CH2 रेडिकल बनेगा. और साथ में यहाँ पर Na क्या बन गया? Na ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na बन गया Na पॉजिटिव, और Cl को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया फ्री का, तो Cl बन गया Cl नेगेटिव. तो वी कैन कॉल इट कि ये NaCl बन गया. बात समझ आई कि नहीं? क्लियर एवरीवन? तो एक एक्टिव मेटल भी रेडिकल को जनरेट कर सकता है. जस्ट डू दिस. तो यहाँ तक हमारी इसकी कहानी डन कि रेडिकल बनता कैसे है. ठीक है, काफी हद तक यही सब कुछ देखने मिलेगा और ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है हमको. एल्कीन के ऊपर रिएक्शन, एल्कीन के ऊपर रिएक्शन प्रोपेगेशन से या फिर डायरेक्ट मेथड से. तो दीज आर फ्यू मेथड जिनसे हमको रेडिकल का फॉर्मेशन मिलेगा. मैं अगेन वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सारे मेथड हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को वहीं तक लिमिट कर रहे हैं जहाँ तक हमारा 11th और 12th में रिक्वायर्ड है. अंडरस्टूड? बाकी ज्यादा फर्दर डिटेल में अभी नहीं गया. आगे बढ़ते हैं. फिर दैट इज सेकंड हेडिंग, जो हमने फॉर्मेशन पढ़ लिया. सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ रेडिकल्स. अब जो आगे हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ रेडिकल की, दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट एल्काइल रेडिकल्स ओनली. ठीक है, अभी तो यहाँ पर तो हमारा ये हेलोजन रेडिकल भी, हैलाइड रेडिकल भी था, एल्काइल रेडिकल, हर तरह का रेडिकल था. पर जब हम बात कर रहे हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल की, तो इन दैट केस वी आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द एल्काइल रेडिकल. तो हेडिंग डाल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल free radical. Okay, the structure of alkyl free radical. देखें जरा. Structure of alkyl free radical. ठीक है, तो अल्काइल फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट हैपेंस इज, देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट. वो क्या होता है अभी? वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली. तो ये होता है हमारा 2s2 2p2. गॉट इट? 2s2 2s2 2p2. बात समझ आई? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2s1, और एक यहाँ से एक्साइट करके जंप करा दिया हमने इसके अंदर, तो ये 2s1 2p3 हो गया. इट इज 2s1 एंड 2p3. बात समझ आई? नाउ यहाँ पर ये जो तीन हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. एक खाली एक ही तो अनपेयर्ड रह जाएगा ना.
तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाले जो तीन ऑर्बिटल्स हैं, these will take part in hybridization, sp2 hybridization होता है, और sp2 hybridization होने के बाद में there will be 3 sp2 hybrid orbitals. ठीक है, ये हमारे पास क्या बने, ये बने हमारे पास 3 sp2 hybrid orbitals. ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो ये हमारे तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. एंड एक जो यहाँ पर बच गया ये वाला, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. ये हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बच गया, राइट. तो इफ आई वांट टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, तो क्या बनेगा, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे विल लाई एट इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रायगोनल प्लेनर. तो कुछ ऐसे लाई करेंगे. देखो, ये हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन वाला, ठीक है, तो अजीब बन गया. ये हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हमारा तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल. गॉट इट. तो ये तीन तो हो गए हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, these are our 3 hybrid orbitals. Got it? Now, अब एक हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ना. तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को हम ऐसे शो कर देंगे, दिस इज आवर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. तो ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. बात समझ आ रही है. और इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर ही हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है. दिस इज अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Got it? तो ये क्या है, these are sp2 hybrid orbitals. ये हमारे sp2 hybrid orbitals हैं. And this is what? This is single unpaired electron in unhybridized p orbital. Unhybridized p orbital. बात समझ आई? You can write this. नोट कर लो इसको. ठीक है. अब एक चीज और समझना जरा, ये वाले जो हमारे ऑर्बिटल्स बने हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्टेबल तो ये तब होंगे जब ये पेयरिंग हो जाए इसमें इलेक्ट्रॉन्स की. तो पेयरिंग होगी कैसे इलेक्ट्रॉन्स की? पेयरिंग होगी ऐसे कि ये बॉन्ड बनाएंगे किसी ना किसी के साथ, या तो हाइड्रोजन के साथ या किसी कार्बन के साथ. अगर मान लो ये हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना दें और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे फुल्ली फिल्ड कर दें, तो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की साइड एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो गई हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ. तो ये हमारे पास बन गया हमारा CH3 रेडिकल, यानी मिथाइल रेडिकल. गॉट इट? मिथाइल रेडिकल बन गया. अगर ये हमारा हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ इसने ओवरलैपिंग कर ली, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया ना, these are the sigma bonds. तो ये हमारा CH3 रेडिकल हो गया. बात समझ आई कि नहीं भाई? तो next is types of alkyl free radicals. Types of alkyl free radicals. तुम्हारे पास काफी सारे अलग अलग टाइप के फ्री रेडिकल्स होते हैं. इनमें क्या क्या टाइप्स आएंगे देखो. एक तो ये है कि हमारे जिस कार्बन पर जो हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उससे अगर 3 हाइड्रोजन अटैच है तो इसको हम बोलेंगे दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, जो हमने अभी भी पढ़ा है ना, मिथाइल फ्री रेडिकल. और अगर हमारे पास जो ये कार्बन जिस पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है, एनी नंबर ऑफ कार्बन चेन ओवर हियर, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी या फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल. बात समझ आई? नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास जिस पे ऑड इलेक्ट्रॉन है उस पे एक हाइड्रोजन है और 2 एल्काइल ग्रुप हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल.
गॉट इट। और नेक्स्ट इज अगर हमारे पास जो जिसपे ऑड इलेक्ट्रॉन है वो 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, then it is known as tertiary or 3 degree free radical। गॉट इट। अब बात करें स्टेबिलिटी की, तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं ऐसे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब ये स्टेबिलिटी बढ़ती क्यों है? तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? वी विल डू इट लेटर, अभी करेंगे आगे फर्दर क्लासेस में। ओके, तब समझाऊंगा, वापस ये टॉपिक एक बार रिपीट होगा। और फिलहाल के लिए ये समझ सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो इस ऑर्डर में बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, अपोजिट होता है। ओके, इसी के अंदर एक पॉइंट नोट कर लेना, स्टार लगा के एक पॉइंट नोट कर लेना रेडिकल्स के अंदर। द एरोमेटिक बेंजाइल और एलाइलिक रेडिकल्स, एरोमेटिक बेंजाइल और एलाइलिक रेडिकल्स, एरोमेटिक बेंजाइल और एलाइलिक रेडिकल्स are extra stable due to resonance, are extra stable due to resonance। अगेन ये क्या एक्स्ट्रा स्टेबल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं रेडिकल, दैट वी विल स्टडी जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस के एप्लीकेशन में पूरा 1 by 1 सब कुछ कराऊंगा कि रेजोनेंस के जब होता है तो रेजोनेंस की वजह से किन किन चीजों की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, किन किन चीजों की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एवरीथिंग दैट वी विल डू जब हम अभी देखा था ना स्टार्टिंग में जो बनाया था मैपिंग, कि उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को सब आ रहे थे। तो उनके जब पर्टिकुलरली इंडिविजुअल एप्लीकेशन करेंगे तब मैं ये चीज डिटेल करवाऊंगा कि इनके रेजोनेंस की वजह से क्या फर्क पड़ता है। गॉट इट? बात समझ आई भाई? यस सर। तो अब नेक्स्ट वाले टॉपिक थोड़े से लंबे हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, इतने ही लंबे हैं, तो उसको हम फ्रेशली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल के छोड़ देना, अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? आज वाले में कोई डाउट हो तो पूछो।